हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट थर्ड हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड होने वाला है। इसमें हम स्टडी कर रहे थे हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहां से पार्ट सेकंड देखिए। देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलेंगे तो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट भी हमें कर सकते हैं। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी के डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कटारिया फार्मेसी ऐप का, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स, कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप लोग ले सकते हैं। बाकी लेक्चर्स को आपको अच्छे से अटेंड करना है क्योंकि लेक्चर्स हमारे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक्स आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमेटोलॉजिकल डिजीज के अंदर हमारे 3 डिजीज कंप्लीट हो चुके थे। अब हम जो 4 डिजीज और हैं हेमेटोलॉजिकल डिजीज के, वो हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब हेमेटोलॉजिकल डिजीज का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा इसी लेक्चर के अंदर। तो देखते हैं, हमारा फोर्थ जो डिजीज है वो है सिकिल सेल एनीमिया। थर्ड हमने देखा था मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये है सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल एनीमिया नाम में क्या छुपा हुआ है? सिकिल लाइक सेल्स। सेल्स कौन सी? आरबीसी। सिकिल देखिए, हमारा जो नॉर्मल आरबीसी होता है वो राउंड में होता है, ठीक है, राउंड प्रॉपर नहीं बन पा रहा, लेकिन सिकिल सेल में क्या होता है, इस टाइप से आरबीसी हो जाता है। आरबीसी एक तरीके से साइज चेंज हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिकिल सेल एनीमिया। तो सिकिल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज फॉर्म। इसमें जो हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है अब नॉर्मल होता है क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू म्यूटेशन इन बी ग्लोबिन जीन, जो बी ग्लोबिन जीन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या होगा, कोजिंग आरबीसी टू बिकम सिकिल सेप अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन। मतलब यहाँ पे बेसिकली जो बी ग्लोबिन जीन है हेमोग्लोबिन के अंदर, जिसकी वजह से अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा, और अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा तो जो आरबीसी है उसकी साइज बिकम ए सिकिल सेल, सिकिल शेप की हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, चपटाकार हो जाएगी, और जिसे ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हिंदी में देखिए, सिकिल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें बी ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और कम ऑक्सीजन से आरबीसी हंसियां सिकिल के आकार के हो जाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन हर एक डिजीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है। कोजेज क्या हो सकते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन, मतलब एक तरीके से म्यूटेशन हो रहा, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एचबीबी जीन में म्यूटेशन हो गया, क्रोमोसोम 11 का म्यूटेशन हो गया, तो ये कोज हो सकता है। ठीक है, ये एक आनुवांशिक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से बेसिकली मिलती है टुगेदर सेल्स को, टुगेदर्स को। ठीक है बच्चों को, बात करें पैथोफिजियोलॉजी की तो लो ऑक्सीजन होगा क्योंकि जो आरबीसी की साइज है वो बिल्कुल भी रप्चर हो चुकी है, काम करने लायक नहीं बची है। तो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेशन, मतलब अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ, उसके बाद आरबीसी बिकम सिकिल, सिकिल लाइक आरबीसी बन गई, आरबीसी स्टिकी हो गई, रिजिड हो गई, थोड़ी हार्ड हो गई, तो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है। भाई राउंड वाला तो इजीली मूव कर रहा था, लेकिन ऐसे वाला कैसे मूव करेगा, चपटे वाला कैसे मूव करेगा, तो वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। पेन होगा, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, किसकी वजह से? सिकिल सेल लाइक जो आरबीसी होगी या सिकिल सेल एनीमिया इसको हम बोलते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर पेन, क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि भाई कहीं पे भी जाके वो अटक सकता है। क्या? आरबीसी जिसका साइज चेंज हुआ है, हंसियाकार साइज हो गया है। ठीक है, तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। बात करें ट्रीटमेंट की, फॉलिक एसिड की पूर्ति होनी चाहिए बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्सी यूरिया, बेसिकली जो हीमोग्लोबिन एफ है उसका लेवल इंक्रीज हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, बोन मेरो का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अवॉइड ट्रिगर, जिसकी वजह से ये होता है उनको अवॉइड करें, जैसे डिहाइड्रेशन ना हो, कोल्ड ना हो, स्ट्रेस ना हो, लो ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिगर्ड हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं, जिससे बचा जा सकता है सिकिल सेल एनीमिया से। ठीक है,
फाइव जो डिजीज हमारी थैलेसेमिया, थैलेसेमिया क्या होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया की तरह, करेक्टराइज बाय, इसमें क्या होता है, रिड्यूस और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। देखिए वहां पे म्यूटेशन हो रहा था, यहां पे क्या हुआ, रिड्यूस और एब्सेंट, मतलब या तो कमी होगी या फिर सिंथेसिस ही नहीं होगा किसका, ग्लोबिन का, जो ग्लोबिलिन होते हैं अल्फा बीटा ग्लोबिलिन, जिसकी वजह से बेसिकली हीमोग्लोबिन बनता है, तो लीडिंग टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो भाई ग्लोबिन चेंज नहीं होगी अल्फा बीटा, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कम हो जाएगा। तो भाई हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो सारी चीजें कम हो जाएगी, आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, अकेला हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें ग्लोबिन चेन अल्फा या बीटा का निर्माण कम या नहीं होता है, जिससे हीमोग्लोबिन कम बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया इसको बोल सकते हैं, अगर अल्फा में दिक्कत है तो बीटा थैलेसीमिया बोल सकते हैं। कॉमन इन इंडिया बीटा थैलेसीमिया बेसिकली होता है पेशेंट्स के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो डिफेक्टिव चेन अल्फा बीटा चेन में डिफेक्ट होगा, अनबैलेंस होगा हीमोग्लोबिन का लेवल, आरबीसी डिस्ट्रक्शन इन बोन मेरो, भाई हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी नहीं है, बोन मेरो के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, और एनीमिया कोज होगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, आयरन ओवरलोड, ठीक है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से, थैलेसीमिया की वजह से। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत इसके अंदर पड़ती है, आयरन चिलेशन डैश फेरोक्सामाइड टेबलेट यूज कर सकते हैं, फॉलिक एसिड इसके अंदर यूज करते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया के। ठीक है, अब देखिए हेरिडिटरी वर्सेस एक्वायर्ड एनीमिया, हेरिडिटी एक्वायर्ड दोनों को वर्सेस मतलब डिफरेंशिएट किया है। हेरिडिटरी मतलब एक तरीके से जेनेटिक वाले, एक्वायर्ड मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो हेरिडिटरी एनीमिया कोज बाय जेनेटिक डिफेक्ट जिस अफेक्ट करते हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन को, जेनेटिक डिफेक्ट इसको बोल सकते हैं। एक्वायर्ड डेवलप्ड आफ्टर बर्थ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर कोज हो रहा है एनीमिया तो उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड एनीमिया, और हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो। एग्जांपल देखिए, हेरिडिटरी में हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, और स्फेरोसाइटोसिस है, जो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। एक्वायर्ड में देखिए आयरन डेफिशिएंसी है, ब्लड लॉस है, क्रोनिक डिजीज है, और ड्रग साइन की वजह से एक्वायर्ड एनीमिया कोज होता है। ठीक है, चलिए एक और हो गया हमारा हीमोफीलिया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा। हीमोफीलिया एक ऐसा एनीमिया, इसको बोल सकते हैं एनीमिया के जैसे ही हीमोफीलिया एक ऐसा हेमेटोलॉजिकल डिजीज है जिसके अंदर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर जो बेसिकली क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, उनमें ही कमी हो जाती है, या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या वो काम नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, अगर उनके अंदर ही कमी हो गई तो मान लो आपको यहाँ पे चोट लगी तो आपका ब्लड लॉस होगा, आपको क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस होके आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी डिजीज है तो उसमें जैसे कि बेसिकली ब्लड नहीं रुक पाता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू ही रहती है, हीमोफीलिया अगर पेशेंट रहता है तो उसके अंदर। तो हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से ये होता है, और जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है, लॉस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण खून देर से जमता है या नहीं जमता है। टाइप्स की बात करें, हीमोफीलिया ए है जिसके अंदर फैक्टर 8 डिक्रीज हो जाता है जो क्लॉटिंग फैक्टर है। हीमोफीलिया बी है जिसके अंदर फैक्टर 9 बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर की वजह से क्लॉट नहीं बन पाता है। ठीक है, कोजेस क्या है, एक्स लिंक रेसेसिव एक तरीके से जेनेटिक कोज है, मोस्टली मेल अफेक्ट होते हैं, फीमेल कैरीज। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फैक्टर डेफिशिएंसी है, कोगुलेशन नहीं होगा, क्लोटिंग नहीं बनेगी, और ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, तो ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी जॉइंट और मसल्स के अंदर, जिससे वो धीरे धीरे जम जाएगा ब्लड। ट्रीटमेंट की बात करें तो फैक्टर रिप्लेसमेंट, जो भी फैक्टर हमारा 8, 9, 7 जो भी है उसको रिप्लेस किया जाए। डेस्मोप्रेसिन मेडिसिन से, अवॉइड एस्प्रिन, एस्प्रिन ना दी जाए पेशेंट को,
क्योंकि एस्प्रिन बेसिकली ब्लड थिनर है, तो ब्लड पतला पहले ही क्लॉट नहीं बन रहा है, ऊपर से टेबलेट और दे दी जाए एस्प्रिन तो वो ब्लड और पतला हो जाएगा, तो जमने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जीन थेरेपी दे सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारा हेमेटोलॉजिकल डिजीज कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। तो अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी आपको डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कमेंट मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जल्द ही ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला है। धन्यवाद।